आज हम लोग जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं बेसिकली उस चैप्टर का नाम है दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। जी, चैप्टर कौन सा है ये? बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल तो है। दिस इज चैप्टर 9। तो सवाल ये आता है सबसे पहले कि व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स। जी, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहे हैं सर, जो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। सीधी सी बात है कि ऑल दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर यूज्ड टू फॉर्म द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे मॉलिक्यूल जिससे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, दीज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स are made up of बायोमोलिक्यूल्स। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली किसके बने हुए हैं? ये सब फॉर्म हुए हैं किसके? दैट इज बायोमोलिक्यूल्स के। आप लोगों को सही दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या चीज है? तो मैंने कहा कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, जहां पर हम स्टडी करते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बारे में जो मॉलिक्यूल्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने में एक रोल प्ले कर रहे हैं, या न्यूट्रिशन में एक रोल प्ले कर रहे हैं, या डाइजेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि अगर आप देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, these all reaction are because of the biomolecules। ये सारे के सारे रिएक्शन किसकी वजह से हो रहे हैं? तो these are because of the biomolecules। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि what is biochemistry, तो जवाब क्या है जी? that is study of biomolecules is called biochemistry। ठीक है, उसको आप कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, फिर सवाल आता है कि व्हाट इज फादर, हु इज द फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री? दैट इज द फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कौन है? न्यूबर्ग। दैट इज न्यूबर्ग, दैट इज कॉल्ड न्यूबर्ग। तो फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूबर्ग। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हमें बायोमोलिक्यूल्स और बाकी मॉलिक्यूल्स में क्या फर्क नजर आता है, समझ रहे हैं? देखिए, ये बात आप जानते हैं कि अगर आप देखें तो अर्थ क्रस्ट के अंदर वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट हैं, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अर्थ क्रस्ट में भी हैं। लेकिन अर्थ क्रस्ट में उन सारे मॉलिक्यूल्स का जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है एज कंपैरेटिव टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे कि कैसे, क्या फर्क है कि अर्थ क्रस्ट में ये कितना परसेंटेज ये बायोमोलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनका कितना परसेंटेज है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी। कि अगर आप देखें तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम कुछ बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं कि यहां पर मैंने कहा कि ये अर्थ क्रस्ट में है। ठीक है, और ये बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। ठीक है, यानी ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। और अगर इसमें देखा जाए तो ये रहे एलिमेंट्स। तो यहां पर अगर एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले आ जाइए तो दैट इज एन हाइड्रोजन है, इसी तरह कार्बन है,
इसी तरीके से ऑक्सीजन है, इसी तरह नाइट्रोजन है, इसी तरह सल्फर है। तो ये आप डिफरेंट एलिमेंट्स देख रहे हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में भी मौजूद हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी मौजूद हैं। अगर आप हाइड्रोजन का परसेंटेज देखते हैं तो अर्थ क्रस्ट के अंदर ये 0.14% है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में 9.5% ये प्रेजेंट है। हालांकि एनसीईआरटी इसके बारे में कहती है कि ये 0.5% है, लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल कंक्लूड किया जाए हाइड्रोजन का परसेंटेज तो ये तकरीबन 9.5% पाया जाता है। इसी तरह अगर आप कार्बन का परसेंटेज देखें तो ये तकरीबन 0.03% है इन अर्थ क्रस्ट, जबकि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखते हैं तो ये 18.5% प्रेजेंट है। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन का परसेंटेज को देखते हैं तो ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर अर्थ क्रस्ट में देखें तो ये तकरीबन 46% है, नियर अबाउट 46% है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसका परसेंट 65.5% के आसपास है। बात यहां तक कुछ समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ ये बेसिकली 65 ही रखिए। तो मैंने कहा कि अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं कि इन एलिमेंट्स का परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को अगर आप देखें तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है, ठीक है, जबकि अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में देख रहे हैं तो ये तकरीबन 3.3% है नाइट्रोजन। इसी तरीके से अगर आप सल्फर को देखेंगे तो सल्फर का परसेंटेज अगर आप देखें तो तकरीबन 0.03% है, तकरीबन कार्बन के रेस्पेक्ट में जैसे ही है। और अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं तो ये तकरीबन 0.3% सल्फर प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये फाइंड करना है कि आखिर कौन कौन से एलिमेंट्स किस किस तरीके के बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो उसको जानने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और देखिए क्या किया है हमने उस एक्सपेरिमेंट को। तो इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक लिविंग पार्ट ले लिया। लिविंग पार्ट में मैंने कहा कि हो सकता है पीस ऑफ लीफ हो और लिवर, ठीक है। इसको मैंने क्रश कर लिया इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। इसको मैंने क्रश कर लिया है, दैट इज अ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर। और क्रश करने के बाद मुझे दो कंपोनेंट्स मिले हैं। एक मिल गया मुझे बेसिकली, यानी एक मिल गया सॉल्युबल पार्ट और ये सॉल्युबल था बेसिकली एसिड के अंदर। तो मैंने कह दिया कि दिस इज एसिड सॉल्युबल पार्ट, और दूसरा मैंने कहा कि दिस इज एसिड इनसॉल्युबल पार्ट। तो एक पार्ट मिला आपको एसिड सॉल्युबल, दूसरा पार्ट आपको मिला एसिड इनसॉल्युबल पार्ट। जब एसिड सॉल्युबल पार्ट मिला है तो आपने एसिड सॉल्युबल पार्ट को कह दिया कि दिस इज अ फिल्ट्रेट, और एसिड इनसॉल्युबल पार्ट को आपने कह दिया रिटेनेंट। ठीक है, यानी ये बात बिल्कुल ऐसी है कि आपने क्या किया कि एक लीफ का पीस ले लिया या लीवर का पीस ले लिया और उसको क्रश कर दिया विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ। तो आपको दो कंपोनेंट मिल गए,
एक मिल गया आपको एसिड सॉल्युबल पार्ट और एक मिल गया आपको एसिड इनसॉल्युबल पार्ट। एसिड सॉल्युबल पार्ट का मतलब ये बात बिल्कुल ऐसी है कि यानी यहां तक अगर आप देखें तो मैंने कहा कि अगर आपने एक मॉर्टर एंड पिस्टल के अंदर आपने क्या किया है कि लीफ पीस ले लिया और इसके साथ साथ इसमें आपने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ले लिया, दैट इज अ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ले लिया है, ठीक है। ये आपने ले लिया, दैट इज अ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसके अंदर आपने इसको क्रश कर लिया। क्या कर लिया? क्रश। और क्रश करने के बाद आपने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक आपने मसलिन क्लॉथ लगा लिया, दैट इज अ मसलिन क्लॉथ लगा लिया। आपने देखा कि यहां पर कुछ ये पार्ट आया, दैट इज एन एसिड सॉल्युबल पार्ट, और जो इसके ऊपर ही रह गया यहां पर, दैट इज एन एसिड इनसॉल्युबल पार्ट। तो जब एसिड इनसॉल्युबल पार्ट था तो आपने कह दिया कि ये बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। इनको आपने क्या नाम दे दिया कि दीज आर बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और अगर आप यहां पर देखें जो एसिड सॉल्युबल पार्ट था उसको आपने नाम दे दिया, डेट इज अ बायो माइक्रोमॉलिक्यूल या सिंपली बायोमॉलिक्यूल कह दिया। अगर देखा जाए तो इनका वेट तकरीबन 18 से 800 डाल्टन है, यानी इनका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप देखें तो 18 से लेकर 800 डाल्टन इनका मॉलिक्यूलर वेट है, जबकि मैक्रोमॉलिक्यूल का ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन इनका मॉलिक्यूलर वेट है। आप ये भी कह सकते हैं कि लेस देन 1000 जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो सॉल्युबल पार्ट होगा, और जिसका मोर देन 10,000 डाल्टन होगा ये बेसिकली बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये जो एसिड सॉल्युबल हैं ये बेसिकली ज्यादातर मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स होंगे, जबकि एसिड इनसॉल्युबल पार्ट जो होगा वो ज्यादातर बेसिकली पॉलीमर्स होंगे, ये होंगे पॉलीमर्स, ठीक है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं आपको तो मैंने कहा कि अगर आप देखते हैं कि दैट इज मोनोसैकेराइड्स है। मोनोसैकेराइड बेसिकली अगर आप देखें तो एसिड सॉल्युबल पार्ट में आएंगे, और ये बेसिकली मोनोमर्स होते हैं इसके, दैट इज एसिड इनसॉल्युबल पार्ट के। और एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में मैंने कह दिया कि दे आर पॉलीसैकेराइड्स, ये आ जाएंगे आपके पॉलीसैकेराइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखें तो एसिड सॉल्युबल के अंदर मोनोसैकेराइड थे, लेकिन यही मोनोसैकेराइड अगर आपस में जुड़ते चले जाएंगे और एक लंबी सी चेन बनाएंगे तो दिस इज कॉल्ड एज अ पॉलीसैकेराइड। इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहां पर मैंने कहा कि दीज आर द अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड से अगर पॉलीमर देखा जाए तो दैट इज अ प्रोटीन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो दीज आर द न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड का अगर पॉलीमर को आप देखेंगे तो दिस इज अ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब हुआ कि यहां पर डीएनए या फिर आरएनए की बात हो रही है, यानी न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का है?
दैट इज, एक है डीएनए और एक है आरएनए। आप लोग हैं, चले गए? आरएनए सर है। अच्छा, तो क्या अभी तक जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी और समझाई कुछ समझ में आया है? जी बताइए जल्दी से। यस सर, यस क्या? सर। हाँ, क्या बताया आपने? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है इनका 10,000 डाल्टन से ग्रेटर होता है। जी जी, तकरीबन 10,000 डाल्टन से ग्रेटर होगा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का वजन, समझ रहे हैं? और अगर आप माइक्रोमोलिक्यूल्स को देखेंगे तो माइक्रोमोलिक्यूल्स का वजन जो होगा वो तकरीबन मोर देन, यानी तकरीबन 18 to 800 डाल्टन का होगा, जबकि मैक्रोमोलिक्यूल्स का अगर आप देखेंगे वजन तो वो मोर देन 1000 होगा, और मोर देन 10,000 यहां मैंने लिखा है, 10,000 है बेसिकली, तो ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन होगा। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? इसके बाद मैंने कहा कि अगर आप यहां पर लिपिड्स को देखते हैं, लिपिड्स को, तो लिपिड्स बेसिकली एक एक्सेप्शन है, लिपिड एक एक्सेप्शन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो लेस देन 1000 डाल्टन है, उसके बावजूद हमने इसको मैक्रोमोलिक्यूल में रखा है। उसकी वजह यह है कि लिपिड जो है वो इसी एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में मिलेगा, इसीलिए हमने इसको रख दिया है किसके अंदर, यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स में। कि लिपिड एक एक्सेप्शन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट, अगर देखा जाए तो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट is less than 1000 Dalton, but it is present in acid insoluble part, इसीलिए हमने इसको रख दिया है किसके अंदर, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। यहां तक बात आपको समझ में आई? रब कर रहा हूं मैं इसको पूरा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग अब, यानी कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन सेल। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैंने कह दिया कि दिस इज वाटर, ये है वाटर, उसके बाद है दैट इज प्रोटीन, प्रोटीन के बाद है दैट इज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? इसी तरह ये कार्बोहाइड्रेट है,
इसी तरह ये लिपिड्स है। अगर देखा जाए तो सेल के अंदर वाटर तकरीबन 70 से लेकर 90% वाटर होता है सेल के अंदर, समझ रहे हैं? यानी वाटर कितना परसेंटेज है? दैट इज 70 to 90% है। जबकि प्रोटीन अगर आप देखें तो 10 to 15% प्रोटीन प्रेजेंट होगा। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये 5 से 7% न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। कार्बोहाइड्रेट अगर देखें तो 3% होगा, लिपिड अगर देखें तो 2% लिपिड होगा। तो ये डिफरेंट परसेंटेजेस है बेसिकली सेल के अंदर। तो मैंने यहाँ लिख दिया है दैट इज इन सेल। तो अगर आप सेल में आप देख रहे हैं तो सेल में आप देख रहे हैं कि वाटर कितना परसेंटेज है? दैट इज 70 to 90% है, जबकि प्रोटीन 10 to 15% है। अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखें तो वाटर बेसिकली इनऑर्गेनिक है। कैसा है ये? इनऑर्गेनिक। और इन सब की अगर बात की जाए तो ये सब के सब ऑर्गेनिक हैं। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है? तो दैट इज प्रोटीन। सबसे ज्यादा कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है? प्रोटीन। तो दैट इज प्रोटीन प्रेजेंट है सबसे ज्यादा। यहां तक कुछ बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? बताएं जल्दी से। यस सर। ओके। यस सर। इफ़ा वजी, यस सर। आज ये तो आप दोबारा पढ़ रहे होंगे ना? यस सर, रिवीजन हो रहा है। रिवीजन हो रहा है? अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो नेक्स्ट सबसे पहले अब आते हैं हम लोग पहले कंपोनेंट पर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट पर। किसकी बात हो रही है? कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली दीज आर द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ये क्या है? दैट इज द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। इनका अगर जर्नल फॉर्मूला देखा जाए तो जर्नल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो जर्नल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट है दैट इज CnH2ON और दैट इज CH2O होल N। तो ये जनरल फॉर्मूला है बेसिकली किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है? यस सर। यस सर। अगर देखा जाए तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है? ये सारी बातें मैं पहले आपको मैंने नोट्स भी सेंड कर दिए हैं, शायद आपने देखे हो, तो वो देख लीजिएगा। उसमें लिखा है कि सबसे पहले ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है? प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ये। यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं या नहीं? ठीक है सर, इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है? इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्टली ब्रेक डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन it is going to break। आपने ग्लूकोज का नाम सुना है रेस्पिरेशन में? सबसे पहले ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, नहीं होता है? यस सर। तो इसीलिए ग्लूकोज कैसा है? एक तरीके का प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ग्लूकोज। क्लियर? ओके सर। ओके सर। इसके बाद अगर देखा जाए तो सर ये तकरीबन एनर्जी आपको कितना देगा? तो इट प्रोवाइड एनर्जी अबाउट 55 to 65% एनर्जी। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देंगे आपको? 55 to 65% एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा। तो यहां तक आप लोगों ने कुछ बेसिकली जर्नल इनके बारे में समझा। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर किस किस तरीके के कार्बोहाइड्रेट है, कैसे कैसे हैं, और क्या किन किन बेसिस पर हमने इन कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है। ठीक है? तो आइए
तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। तो आ जाइए, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया कार्बोहाइड्रेट को बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, यानी हमने कार्बोहाइड्रेट को किस बेसिस पर सबसे पहले डिवाइड किया है जी? फंक्शनल ग्रुप के बेसिस में। दैट इज फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर। अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर दो तरीके के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है ये फंक्शनल ग्रुप और एक होता है ये फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। तो दैट इज अ कीटोन। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो आप इसको कहते हैं एल्डोज शुगर। क्या कहलाती है? एल्डोज शुगर। और अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो ये कहलाती है कीटोज शुगर। तो इसका मतलब ये बताइए कि अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर? एल्डिहाइड और एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर। कीटोज शुगर। एल्डोज शुगर का मतलब क्या है? ये पहले ही जान एल्डिहाइड लीजिए ग्रुप कि होगा। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम शुगर है। समझ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है? शुगर्स। दैट इज शुगर्स है। और जब शुगर्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितनी बेसिस पर हमने इसको डिवाइड किया है? फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है इसमें? एल्डिहाइड और कीटोन। कीटोज। और एल्डिहाइड अगर फंक्शनल ग्रुप है तो शुगर क्या कहलाएगी? एल्डोज शुगर। एल्डोज शुगर। और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोज शुगर। कीटोज शुगर। कीटोज शुगर। एग्जाम्पल बताइए एल्डोज शुगर के, जिसमें के एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, ठीक है, गैलेक्टोज, इसके अलावा मैनोज, ठीक है, इसके अलावा फॉस्फोग्लिसरल्डेहाइड। ये किस तरीके की शुगर्स है जिसमें क्या प्रेजेंट है? एल्डिहाइड एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और अगर कीटोन ग्रुप होगा तो क्या कहलाएगी? कीटोज शुगर। कीटोन शुगर के एग्जांपल्स क्या होंगे? तो फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो एक हो गया आपका फ्रक्टोज, एक हो गया आपका हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये किस तरीके की शुगर्स है? इसी तरीके से सूडोहैप्टुलोज, ठीक है। ये सारी शुगर्स किस तरीके की हैं जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? कीटोज शुगर। कीटोज शुगर। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कितने टाइप की हुई? दो टाइप की, कौन कौन सी? एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर। एल्डोज शुगर एंड कीटोज शुगर, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए, रब कर दूं इसको। यस सर। ओके। नेक्स्ट आइए, दैट इज बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ? हाइड्रो माने है वाटर और लिसिस के मायने हैं दैट इज अ ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोलिसिस बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर देखा जाए तो यानी कार्बोहाइड्रेट अगर ब्रेक होता है, नहीं होता है तो कितने मोनोसेक्राइड्स बना रहे। इस बिना पर कार्बोहाइड्रेट तीन तरीके के हैं। तो बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस दे आर ऑफ कितने टाइप्स के होंगे? दैट इज आर 3 टाइप्स के types. होंगे। 3 टाइप। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा फ्लो चार्ट की शक्ल में दिखा देता हूं। जी चलिए, 3 टाइप्स की बात आई गई है तो देखिए, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को मैंने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जी? 3 कितनी कैटेगरी में डिवाइड हुए? categories. पहली कौन सी है? तो दैट इज अ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड। दूसरी कौन सी कैटेगरी है? दैट इज एन ओलिगोसेक्राइड। तीसरी कौन सी कैटेगरी है? पॉलीसेक्राइड। दैट इज अ Polysaccharide. पॉलीसेक्राइड। और सेक्राइड का मायने क्या बताए थे मैंने आपको पहले भी? दैट मीन्स शुगर। Sugar. ठीक है ना? तो मोनोसेक्राइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर सिंगल यूनिट होगा, सिंगल शुगर होगी। ऑलिगोसेक्राइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 to 9 मोनोसेक्राइड की चेन होगी। 2 to 9, या आप इसको कह लीजिए 2 to 9 या 2 to 10 कह लीजिए, मोनोसेक्राइड चेन होगी। यानी कितने मोनोसेक्राइड की चेन होगी इसमें, ऑलिगोसेक्राइड में? 2 से 10. और पॉलीसेक्राइड में मैंने कहा कि ग्रेटर देन 1000 यूनिट्स होंगे किसके? मोनोसेक्राइड के। तो अगर आप देखते हैं तो मैंने कार्बोहाइड्रेट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? 3 में। 3 में। कौन कौन सी? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड की बात की जाए तो दिस इज 1। ऑलाइगो का मतलब है दैट इज 2 to 9, और पॉली का मतलब है तकरीबन 1000। मोनोसेक्राइड की बात करें तो मैंने कहा कि डू नॉट ब्रेक इनटू सिंपल शुगर, इनटू मोर सिंपल शुगर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये इससे ज्यादा फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता शुगर्स में ब्रेकडाउन? दैट इज अ मोनोसेक्राइड। क्लियर? मोनोसेक्राइड। मैंने कहा कि ओलाइगोसेक्राइड में मैंने कहा कि ब्रेक टू फॉर्म कितने फॉर्म कर सकता है ये? ब्रेक टू फॉर्म 2 से 2 लेकर to 10. 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड की बात करें तो आप जानते हैं पॉलीसेक्राइड में। क्लियर? अब आइए मोनोसेक्राइड की अगर बात की जाए तो मोनोसेक्राइड के टाइप पर आ जाते हैं। तो मोनोसेक्राइड में कम से कम कितने कार्बन होंगे? दैट इज 3 कार्बन। मैक्सिमम कार्बन कितने होंगे? 7 carbon. 7 कार्बन। तो ये बताइए कि मोनोसेक्राइड में कम से कम कार्बन कितने? 3 carbon. 3 कार्बन। मैक्सिमम कार्बन कितने? 7 carbon. 7। 7 कार्बन। ठीक है, तो 3 कार्बन वाले को मैंने कहा दैट इज अ ट्रायोज शुगर। कौन सी शुगर है? ट्रायो शुगर। ट्रायोज शुगर। ट्रायोज शुगर के बाद ट्रायोज में कितने कार्बन होंगे? 3 carbon. 3 कार्बन। इसके बाद अगर देखा जाए तो टेट्रोज हुआ। टेट्रोज शुगर के अंदर कितने कार्बन? 4 दैट carbon. इज 4 कार्बन। 4 कार्बन। पेंटोज शुगर में कितने कार्बन? 5 carbon. 5 carbon. दैट इज अ 5 कार्बन। इसी तरीके से हेक्सोज शुगर में कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो इसमें होंगे 6 कार्बन।
और हैप्टोस शुगर में कितने होंगे? 7 कार्बन। दैट इज 7 कार्बन। और ऑक्टोस शुगर में कितने होंगे? 8 8 हो जाएंगे। नहीं O's नहीं होगा। होगी सर, नहीं ऑक्टोस। होगी। होगा ही नहीं भाई, होगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम कितने कार्बन थे इसमें? मिनिमम 3, मैक्सिमम 7। मिनिमम 3, मैक्सिमम 7 कार्बन है। और एक और खास बात है कि यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ओस। ओज। ओज। ओज पहचान होती है मोनोसेक्राइड की। ओज किसकी पहचान है? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की, या डाइसेक्राइड में भी आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो इनके पार्ट्स हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के पार्ट आप देख रहे हैं कि मोनोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, लेकिन अगर इनका भी पार्ट है तो उसमें लिखा मिलेगा आपको ओज। क्या लिखा मिलेगा? बात समझ रहे हैं? जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि एक मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिखाया कि ओलिगोसेक्राइड में सबसे छोटा मेंबर जो होगा वो होगा डाइसेक्राइड। क्या होगा? दैट इज अ डाइसेक्राइड होगा। डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में अगर देखा जाए तो इसका एग्जांपल, चलिए अभी देखते जाइए। एक सीधी सी बात यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि माल्टोज है, तो देख लीजिए यहाँ पर ओज आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसका मतलब जो मेजर ग्रुप के पार्ट्स हैं उसमें ओज लगा मिलेगा आपको। समझ रहे हैं? जो मेजर ग्रुप है, मोनोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, इनके भी अगर पार्ट्स देखें हम तो इनके पार्ट्स में क्या लगा मिलेगा आपको? ओज। ओज। अब सवाल आता है कि ट्रायोज शुगर का एग्जांपल क्या होगा जिसमें 3 कार्बन है? बताएं जल्दी से। तो एक है, दैट इज अ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इसके अलावा क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसका मतलब ये ऐसे शुगर्स हैं जिसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन। और अगर किसी शुगर में 3 कार्बन की शुगर बनी हुई है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रायोज शुगर। दैट इज अ ट्रायोज शुगर। आइए टेट्रोज शुगर के एग्जांपल की बात करते हैं। तो इसमें कौन सा आएगा? जी, यानी टेट्रोज शुगर कौन सी है तो उसमें क्या प्रेजेंट है? 4 कार्बन। 4 कार्बन। एग्जांपल क्या है? एरिथ्रोस। एरिथ्रोज। इसी तरह पेंटोस का एग्जांपल क्या होगा? तो पेंटोस का एग्जांपल है आपका राइबोस। राइबोस डीऑक्सी। और क्या है? राइबोलोस। और क्या है? डीऑक्सी राइबोस ETC। ये सारे कैसी शुगर्स हैं जिसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन है। हेक्सोस के अंदर कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन। 6 कार्बन। इसका एग्जांपल क्या है? जी, इसका एग्जांपल क्या होगा बताएं? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। फ्रक्टोज। तो डालेगा ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया, और फिलहाल मैंने और भी बहुत सारे कर दिए, ETC कर दिया है। ठीक है, अब हेप्टोस पर आ जाइए। हेप्टोस का एग्जांपल में दैट इज अ सूडो हेप्टुलोज आ गया। कौन सा आ गया? सूडो हेप्टुलोज। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? यस सर। ओके। इसके बाद मैंने कहा कि डाइसेक्राइड की बात हो रही है यहाँ पर। अगर मैं डाइसेक्राइड की बात करूं तो इसका मतलब 2 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ी हुई हैं। कितनी जुड़ी हुई हैं? 2 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ी हैं। इस डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल हो गया लैक्टोज। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हो गया इसका माल्टोज। इसी तरह इसका एक और एग्जाम्पल हो गया दैट इज अ सुक्रोज। फिर डाइसेक्राइड के बाद मैंने कह दिया कि दिस इज अ ट्राइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड में अगर आप देखें तो कितने मोनोसेक्राइड जुड़े हुए हैं? इसका एग्जाम्पल हो गया रैफिनोज। क्या नाम है? दैट इज अ रैफिनोज। इसी तरीके से टेट्रासेक्राइड पर आ जाइए।
टेट्रासेक्राइड में अगर देखें आप तो 4 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ी हुई हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया स्ट्रेचियोज, स्ट्रेचियोज। इसी तरीके से पेंटासेक्राइड की बात करें तो इसके अंदर कितने मोनोसेक्राइड जुड़े हुए हैं? 5। तो इसमें दैट इज अ वर्बास्कोज। तो यहां पर आपको मैंने बताया था, इसको याद ऐसे करना है कि भाई ट्राइसेक्राइड में आर लिख लिया, यहां पर मैंने एस लिख लिया, यहां पर मैंने वी लिख लिया, और आपसे मैंने कहा भी था कि शादी के कार्ड में नीचे लिखा होता है RSVP, लिखा होता है? नहीं लिखा होता है? Yes, sir. और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रोटी साथ लाना वरना, रोटी साथ लाना वरना पिटोगे। पिटोगे। समझ गए ना? तो ये आर से राकिनोस, एस से स्ट्रेचियोस, वी से वर्बास्कोस। ठीक है या नहीं? Yes, sir. ओके। और ये जो पी बता रहा है इसका मतलब ये पेंटासेक्राइड है। पी क्या बता रहा है? Pentasaccharide. Saccharide. पेंटासेक्राइड। क्या यहां तक सब लोगों को समझ आया? रब कर दूं इसको? यस सर। बताइए जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. ओके। वैसे मैंने हर बात को नोट में मेंशन किया है, जो मैंने नोट्स आपको भेजे हैं। देखे थे कभी उसको खोल के? यस सर। अच्छा, तो कुछ ऐसा लिखा हुआ मिला था? या नहीं? यस सर मिला। ओके। नेक्स्ट ये बताइए कि मोनोसेक्राइड कितने टाइप की थी? जल्दी से बताएं। 5 टाइप की। कौन कौन सी थी? टाइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। हेप्टोस। अच्छा, ट्रायोस में कितने कार्बन थे? 3 कार्बन। क्या ट्रायोस शुगर फर्दर टूट सकती है या नहीं टूट सकती? नहीं टूट सकती। नहीं टूट सकती सर। नहीं टूट सकती है। अच्छा, पेंटोस शुगर फर्दर टूट सकती है नहीं टूट सकती है सिंपल शुगर में? नहीं टूट सकता। नो सर। ओके। लेकिन एक बात बताइए, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो वहां तो हम कहते हैं कि ग्लूकोज टूट गया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वहां तो कहते हैं हम ये बात। क्यों भाई? तो वो तो ग्लूकोज तो टूट रहा है। सर शुगर्स में नहीं टूट रहा। एग्जैक्टली, कि वो शुगर्स में फर्दर नहीं टूट रहा है, और जब फर्दर शुगर में नहीं टूट रहा है तो इसका मतलब ग्लूकोज इज अ monosaccharide which do not dissociate further into simple sugar, more simple sugar। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आइए, देखिए स्टार बना के मैंने यहां लिखा है, मैंने कहा कि पेंटोस एंड हेक्सोस sugar are present in 2 forms। कितने फॉर्म्स में मिलती हैं ये शुगर्स? 2 फॉर्म्स। 2 फॉर्म्स में। ठीक है, पहला मैंने कहा कि स्ट्रेट चेन में, स्ट्रेट चेन में, और दूसरा मैंने कहा रिंग फॉर्म में। रिंग। किस फॉर्म में? रिंग फॉर्म। तो ये बताइए कौन कौन सी शुगर स्ट्रेट चेन में और रिंग फॉर्म में मिल रही है? पेंटोज और हेक्सोस। पेंटोज और हेक्सोस। क्या इसके अलावा कोई और शुगर आपको रिंग फॉर्म में मिल जाएगी? नो सर। नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब पेंटोज और हेक्सोस शुगर जो है ये किस फॉर्म में मिल रही है?
स्ट्रेट चेन और रिंग फॉर्म में। स्ट्रेट चेन और रिंग फॉर्म में, ठीक है। मैंने कहा कि अगर आप देखें तो ये रिंग किस किस से मिलकर बनी है, जरा बताइए। जी बताएं जल्दी से। और ये रिंग बताएं किस किस से मिलकर बनी है। सर एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन से दूसरी वाली चेन बनी है, और पहला वाला चेन एक ऑक्सीजन और यानी 4 यहाँ कार्बन से। पर एक ऑक्सीजन है प्लस 4 कार्बन है। क्या ये बात सही है? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, समझे? तो इस रिंग को हम कहते हैं दैट इज अ फ्यूरेनोज रिंग। क्या कहलाती है? फ्यूरेनोज रिंग। बात समझ में आई? और यहां पर अगर आप देखें तो एक ऑक्सीजन प्लस 5 कार्बन है। क्या ये बात सही है? ये रिंग कहलाती है पायरेनोज रिंग। क्या कहलाती है? पायरेनोज रिंग। और पायरेनोज रिंग आपको मिलेगी, ये मिलेगी आपको हेक्सोज शुगर में। किस शुगर में मिलेगी? और ये आपको मिलेगी पेंटोज शुगर में। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि कौन कौन सी शुगर्स हैं जो बेसिकली रिंग फॉर्म में मिल रही हैं? हेक्सोज एंड पेंटोज। एक मिल रही है हेक्सोज और एक मिल रही है पेंटोज। ये बताइए कि पेंटोज के अंदर कौन सी रिंग हमें मिलेगी पेंटोज शुगर में? फ्यूरेनोज रिंग। फ्यूरेनोज रिंग किस किस से मिलकर बनी है? एक ऑक्सीजन 4 कार्बन। एक ऑक्सीजन 4 कार्बन। क्या ये बात आपने लिख ली या नहीं लिख लिया? यस सर। ओके, यहां तक कंप्लीट हुआ। आगे बढ़े जी। एक और बात ये लिख लीजिएगा कि टर्म पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज was given by, किसने दिया था इसको? हैवर्थ। That is in Howard। क्लियर है बात? लिख लिया? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि आते हैं सबसे पहले, चलिए एनोमर्स पर। किस पर आते हैं? एनोमर्स पर। देखिए एनोमर्स क्या होते हैं। एनोमर्स के लिए मैंने कहा कि अगर मैं सबसे पहले आता हूं ग्लूकोज पर। किस पर? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक है। यहां पर मैंने कितने कार्बन बना लिए? 6। दैट इज 6 कार्बन है। देख लीजिए, क्या ये ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है या ये एक मिनट, मेरे कहने का मतलब है क्या ये कीटोज है या एल्डोज शुगर है? एल्डोज। तो इसका मतलब ये मैंने यहाँ पर एल्डेहाइड ग्रुप लगा दिया। कौन सा ग्रुप लगा दिया? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डेहाइड ग्रुप जब ये लग गया तो ये कार्बन हो गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5 एंड दिस इज 6। मैंने थर्ड कार्बन पर यहां पर क्या लगा दिया है? ये हाँ जी, क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्साइड। दैट इज एन OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। अब जो बचे हुए कार्बन है, देखिए कार्बन फर्स्ट पे तो ये फंक्शनल ग्रुप था ही, इसको तो मैं टच ही नहीं कर रहा। C2 पे आप देख रहे हैं कि OH लगा हुआ है,
C3 पे मैंने ये OH सबसे पहले लगाया था, क्योंकि C3 पर OH का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा बाकी से। तो C4 में ये OH, C5 में ये OH, C6 में ये OH। तो देख लीजिए कि यहाँ पे C3 कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज है, जबकि C2, C4, C5 और C6 पर अगर देखें तो OH की पोजीशन सेम है, दिखाई दे रहा है, और C3 पर डिफरेंट है OH की पोजीशन। क्लियर है? नहीं है? अब रेस्ट ऑफ द वैलेंसी को आपको किससे सेटिस्फाई करना है? दैट इज हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। क्लियर? यस सर। अगर मैं इसको रिंग फॉर्म की शक्ल में दिखाऊं तो ये हेक्सोस शुगर थी, और जब ये हेक्सोस शुगर है तो इसमें पायरेनोज रिंग होगी या प्यूरेनोज रिंग होगी? पायरेनोज। तो दैट इज पायरेनोज रिंग। देखिए पायरेनोज रिंग बन गई। ये पायरेनोज या नहीं है? बताएं जल्दी से। यस सर। ओके, अगर ये पायरेनोज है तो मैंने कहा कि यहां पर मैंने दिखाया है दिस वन इज OH, दिस इज H, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो दिस वन इज OH, दिस इज H, दिस इज OH, दिस इज H, दिस इज OH, this is H, this is H, this is CH2OH। दिखाई दे रहा है या नहीं? यस सर। ये कार्बन कौन सा है? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर आप देखें तो 6 कार्बन जो है वो रिंग से बाहर है। देख लीजिए जरा, है रिंग से बाहर या नहीं है? यस सर। और जब ये रिंग से बाहर है, दिखाई दे रहा है ना? अब आइए, मैंने एक और शुगर को बनाया है यहां पर। ठीक है, एक और शुगर मैंने बनाई, और यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर देख लीजिए, दिस इज CH2OH, दिस इज H, दिस इज OH, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज OH, दिस इज OH, दिस इज H, यहां पर OH है, यहां पर H है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन। ये बताइए कि क्या इन दोनों शुगर में कुछ चेंजेस नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताएं जरा। यस सर। कहाँ पे चेंजेस है इसका? सर फर्स्ट कार्बन में। फर्स्ट कार्बन पर अगर देखें तो देखिए, फर्स्ट कार्बन पे ये चीज देखिए, और यहाँ का फर्स्ट कार्बन को देखिए, तो क्या फर्स्ट कार्बन में कुछ चेंजेस है या नहीं है? यस जी है चेंजेस। क्या चेंजेस नजर आ रहा है? किसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है? OH की। OH की पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर OH ऊपर है तो ये कहलाता है बीटा ग्लूकोज। क्या कहलाता है? बीटा ग्लूकोज। और अगर नीचे OH है तो ये कहलाएगा अल्फा ग्लूकोज। क्या कहलाएगा? अल्फा ग्लूकोज। अल्फा So what is ग्लूकोज। the difference between alpha glucose and beta glucose? सर बीटा ग्लूकोज में OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन में ऊपर होता है, और अल्फा ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन में OH ग्रुप नीचे होता है। नीचे होता है, ठीक है। अगर यहां पर लिखा है कि when there is a change at C1 carbon only in isomers, then they are called as anomers। क्या मतलब हुआ कि जब किस कार्बन पे चेंजेस है? C1 पर। C1 कार्बन पर अगर चेंजेस है तो
यानी C1 कार्बन पर अगर चेंजेस है तो इसका मतलब ये आपस में क्या है, एनोमर्स। दे आर एनोमर्स। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। ओके, रब कर दूं? यस एनोमर समझ में आया या नहीं आया? तो इसका एग्जाम्पल, एनोमर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो दैट इज एन अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स और नॉट? यस सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ें। यस सर। ओके, एक और चीज इसे भी देख लीजिए। यहाँ पर जैसे C5 था, यहाँ पर OH था, यहाँ पर H था, यहाँ पर H था। ये किसका स्ट्रक्चर था अभी? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का। लेकिन अब मैंने स्ट्रक्चर बनाया है फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी क्या है? C6H12O6। O6। इसका मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इस वजह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर्स हैं। क्या है आपस में? आइसोमर। आइसोमर। तो मैंने कहा कि अगर आप फ्रक्टोज को देखेंगे तो C2 पर ये लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर लगा हुआ है, दिस इज एन OH, दिस इज H, दिस इज H। तो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया? फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बन गया। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ें। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबने लिख लिया? फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन पर ही कीटोन ग्रुप होता है। ऑब्वियस बात है, कीटोन ग्रुप हमेशा बीच में आएगा, कभी भी कोने पर नहीं आएगा, बिल्कुल लास्ट में नहीं आएगा। समझ रहे? क्योंकि कीटोन ग्रुप का मतलब हुआ ये वाला ग्रुप, ये वाला कीटोनिक ग्रुप है। तो ये देख लीजिए कि कार्बन की इधर भी वैलेंसी है, इधर भी वैलेंसी है। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये बीच में आएगा हमेशा कीटोन। तो मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कहीं पे भी लगा सकते हैं? लगा नहीं बेटा, सिर्फ सेकंड कार्बन पे लगा होगा फ्रक्टोज के केस में। फ्रक्टोज के केस में सेकंड कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये मस्त है। और अगर आप मुझसे ये पूछ रही हैं कि कीटोन कहां कहां लग सकता है, तो कीटोन C2 में भी लग सकता है, C3 में, C4 में, C5 में भी, लेकिन C6 में नहीं लग सकता, C1 पे नहीं लग सकता। समझे बात? आगे बढ़ें। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए। तो दैट इज एन एपीमर्स पर आते हैं अब हम लोग। तो आइए एपीमर्स पर। ठीक है, अब बात करेंगे एपीमर्स की। एपीमर में दिस इज कितने कार्बन्स मैंने बनाए? मुझे बेसिकली बनाना है ग्लूकोज को। किसको बनाना है?
ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज में ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आगे लग जाएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। और ये वाला 1, ये कार्बन सेकंड, ये कार्बन थर्ड, 4, 5 और ये 6। तो कार्बन थर्ड पर मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर? OH। OH। यहाँ पर ये OH है, ये OH है, ये OH है, ये OH है। रेस्ट ऑफ द वैलेंसी हमें किससे सेटिस्फाई करनी है? H से। दैट इज H से। तो ये लगा दिया मैंने H, ये लगा दिया H, ये लगा दिया H, ये लगा दिया H, ये H और ये H। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 4। तो देखिए एक बॉन्ड ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। तो इसका मतलब फाइनली ये क्या बन गया है अब? ग्लूकोज। ग्लूकोज। इसके बाद ये मैंने 6 कार्बन की चेन को यहाँ दिखाया। यहाँ पर ये क्या लगा दिया मैंने? एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? OH। यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है। लेकिन सेकंड कार्बन के OH को भी मैंने चेंज कर दिया है। किस पोजीशन के कार्बन को चेंज कर दिया? सेकंड कार्बन के। सेकंड कार्बन के। तो रेस्ट ऑफ द वैलेंसी किससे सेटिस्फाई कर दी मैंने? H लगा के। हाइड्रोजन से। दैट इज एन हाइड्रोजन से। तो ग्लूकोज में और इस स्ट्रक्चर में जिसको हम कह रहे हैं मैनोज, क्या कहला रहे हैं? क्या कह रहे हैं इसको? दैट इज मैनोज। मैनोज। तो ग्लूकोज और मैनोज में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? सेकंड कार्बन पे भी OH की पोजीशन चेंज हो यानी यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो C2 पर चेंजेस नजर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? बताइए। यहाँ पर एक और मैंने स्ट्रक्चर को बनाया है। दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस 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 OH और इधर OH, इधर OH, इधर OH। यहाँ पर भी मैंने OH इसी डायरेक्शन में लिख दिया है। रेस्ट ऑफ द वैलेंसी को मैंने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया। दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन। तो दिस इज द गैलेक्टोज। तो देखिए जरा, क्या गैलेक्टोज में, ग्लूकोज में और मैनोज में क्या फर्क नजर आ रहा है? बताइए। सर गैलेक्टोज में C4 कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज हो गई। चेंज है। इसका मतलब क्या ये आपस में एपीमर्स कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? यस सर। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ OH ग्रुप एट किस पर? C2, C3 and C4 पोजीशन। तो ये आपस में क्या, ये फिर क्या कहलाने लगेंगे? एपीमर्स। दे आर कॉल्ड एज एपीमर्स। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। रब कर दूं? यस सर। यस सर। ओके, 1 मिनट रुकिएगा जरा, 1 मिनट। यहाँ पे कर लिया ना? हाँ जी। यस सर। ओके।
ठीक है, तो नेक्स्ट आइए पेंटोज शुगर पर। किस शुगर पर? पेंटोज पर। पेंटोज में कितने कार्बन होंगे? 5. दैट इज 5 कार्बन होंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आगे लग गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड. तो दैट इज एन एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ये OH, ये OH, ये OH एंड ये OH, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H। तो ये कौन सी शुगर बन गई? तो दिस इज द राइबोज शुगर। कौन सी शुगर है ये? राइबोज शुगर। राइबोज शुगर है। ठीक है, अब राइबोज शुगर को मैंने रिंग की फॉर्म में दिखाया है। अगर आप यहां पर देखें तो ये है OH, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H, OH, दिस इज H, दिस इज CH2OH। दिखाई दे रहा है? तो दिस इज द राइबोज शुगर। कौन सी शुगर है ये? राइबोज शुगर. और अगर इस शुगर की बात करें तो दिस इज OH, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज OH, दिस इज H, दिस इज CH2OH। इसका मतलब ये आपने बना लिया राइबोज शुगर। देख लिया आपने या नहीं? Yes, इस sir. शुगर में अगर आप देखें तो दिस इज 1 2 3 4 5। अगर आप इसमें देखें यहां पर दिस इज द सेकंड कार्बन C2, दिस इज C2 कार्बन, यहां पे लगा है H और यहां पे लगा है OH। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हाइड्रोजन को मैंने ब्लू से दिखाया है, ये वाला। इसका मतलब है कि अगर ये आपने बना लिया है या नहीं? यस सर, बना लिया। बना लिया है। तो अब ये शुगर कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सी शुगर है अब ये? डीऑक्सी राइबोज शुगर। दैट इज अ डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो देख लीजिए, दोनों शुगर बना लिया आपने या नहीं? Yes, sir. ओके, रब कर दूं? यस सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब आते हैं डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकराइड। ठीक है, तो किसके डेरिवेटिव्स की बात हो रही है? Monosaccharide. तो सबसे पहले आ जाइए अमाइनो शुगर। जल्दी से ये बताएं कि ये क्या चीज है? हाँ भाई उन्नति, हमें क्या बनाना है? Amino sugar. शुगर। हमें बनाना है अभी ग्लूकोज को। किसको बनाना है? ग्लूकोज को। तो बताइए क्या करना है मुझे, किस कार्बन पे क्या करूं, जल्दी बताइए। C3 पे OH लगाइए इधर। C3 पे OH, C2 पर इस तरफ OH, C4 पर OH इस तरफ, C6 पर OH इस तरफ। रेस्ट ऑफ द वैलेंसी पे क्या लगा देना है? दैट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्या ये बात समझ में आ रही है यस सर। या नहीं? अगर मैं इस वाले OH को बाहर रिमूव कर दूं, किसको रिमूव कर दूं?
OH को निकाल दूं और OH की जगह पर NH2 ग्रुप लग जाए, क्या लग जाए? NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप का मतलब हुआ दैट इज एन अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप। NH2 ग्रुप कौन सा ग्रुप है? अमाइनो ग्रुप। तो मैंने कहा कि when sugar has amino group at कार्बन सेकंड पर, तो ये क्या कहलाएगी? ये शुगर क्या कहलाएगी? ग्लूकोसामीन। दैट इज अ ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन। क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन। इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, हाँ या ना? और यहाँ पर तो हाइड्रोजन लगेगा ही, ये तो बात आपको पता ही है, समझे? यस सर। इसी तरीके से गैलेक्टोसामाइन बनाना है, गैलेक्टोसामाइन। तो बताइए कैसे बनेगा? कितने कार्बन लिखने हैं हमें? 6 कार्बन। 6 कार्बन। 6 कार्बन, डबल बॉन्ड दिस। अब बताइए जल्दी से क्या करना है? 1 2 3 4 5 6, जल्दी बताएं जल्दी से। सर 3 और 4 पे लेफ्ट में OH। ओके, 3 और 4 पर मैंने लास्ट में OH कर दिया है। ओके, तो लास्ट में OH 3 पर भी और 4 पर भी, रेस्ट पर मैंने सीधे सीधे कर दिया, ठीक है? यस दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया? गैलेक्टोज। तो दिस इज अ गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज से मुझे मैंने सेकंड कार्बन से किसको हटाया है? OH को। और इसकी जगह पे लगाया क्या है? NH2। और निकला कौन था? यहाँ से OH। उसकी जगह पे आया कौन है? NH2 ग्रुप। और जब NH2 ग्रुप आया है तो ये क्या बन गया? गैलेक्टोसामाइन। दैट इज अ गैलेक्टोसामाइन, हाँ या ना? यस सर। ओके, आगे बढ़िए जल्दी से। यस सर, हो गया। ओके, इसके बाद आइए नेक्स्ट। तो आ जाइए अल्कोहल शुगर, दैट इज अल्कोहल शुगर। अल्कोहल शुगर में वापस मैंने इसी को दिखाया है यहाँ पर, दैट इज एन दिस इज एन OH। तो इसका मतलब ये क्या है? हाँ जी, ग्लूकोज। कौन सा कार्बन था ये? C1। C1 पे क्या लगा हुआ था? एल्डिहाइड। दैट इज एल्डिहाइड लगा था। एल्डिहाइड रिप्लेस हो गया CH2OH से, तो ये किससे रिप्लेस हुआ है? दैट इज CH2OH से रिप्लेस हुआ है। तो इसका मतलब जब रिप्लेस हुआ है तो ये अल्कोहल बन गया या नहीं बन गया? अल्कोहल में क्या चीज प्रेजेंट होती है? दैट इज एन OH ग्रुप। इसका मतलब अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ये बन गया सॉर्बिटॉल का। किसका बन गया? सॉर्बिटॉल का। यहां पर मैंने लिखा है मैनिटॉल, दिखाई दे रहा है मैनिटॉल? मैनिटॉल किसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है? दैट इज ब्राउन एल्गी में। और ब्राउन एल्गी का दूसरा नाम क्या है? दैट इज CO5C। CO5C। तो CO5C के अंदर मैनिटॉल हुआ, ये स्टोर्ड फूड है। और स्टोर्ड फूड में हुआ क्या है कि जहां पर ग्लूकोज या गैलेक्टोज के अंदर सॉर्बिटॉल बना था आपका ग्लूकोज से। किससे बना था? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से। जबकि मैनिटॉल बना है गैलेक्टोज से।
सर गैलेक्टोज या मैनोज? मैनोज 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 मैनोज, वही वही, दैट इज अ मैनोज है। ठीक है, कंप्लीट हुआ? यस सर। नेक्स्ट आइए शुगर एसिड्स पर। तो मैंने कहा कि एल्डिहाइड ग्रुप और CH2OH group is replaced with that is COOH group. ठीक है, जल्दी से ये बताइए क्या है, किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का। ग्लूकोज में ये हुआ और ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर इस फंक्शनल ग्रुप को हटा दिया जाए, कौन से वाले को, दैट इज एन एल्डिहाइड ग्रुप को हटा दिया जाए, और इसको हटाकर हमने लगा दिया है, कौन से ग्रुप को लगाया, दैट इज अ COOH। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस हो गया, दैट इज एन एसिड से। तो इसको हम कहते हैं शुगर एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोरोनिक एसिड। ग्लूकोरोनिक एसिड। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। इसी तरीके से अगर गैलेक्टोज में रिप्लेस हो जाता तो वो क्या हो जाता, गैलेक्टोरोनिक एसिड। कंप्लीट हुआ? बताइए। यस सर। नेक्स्ट आइए, ओलाइगोसैकेराइड। यानी ओलाइगोसैकेराइड कह लें, ओलिगोसैकेराइड कह लें, इसमें कितने कार्बन होंगे तकरीबन, कितने मोनोसैकेराइड्स होंगे, दैट इज 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स होंगे। सबसे पहले आ जाइए, दैट इज अ डाइसैकेराइड पर। क्या है, आइए डाइसैकेराइड्स पर। डाइसैकेराइड में कितने मोनोसैकेराइड्स होंगे, 2 मोनोसैकेराइड। इसका पहला एग्जांपल क्या है, माल्टोस, लैक्टोस, माल्टोस किस किस से मिलकर बना है, ग्लूकोज और ग्लूकोज ग्लूकोज। प्लस ग्लूकोज से। क्या ये बात सही है? जल्दी बताएं। इसी तरीके से यस सर।
सुक्रोज किस किस से मिलकर बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। इसी तरीके से लैक्टोज किससे मिलकर बना है? तो ये बना है आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज। प्लस गैलेक्टोज से। अगर देखा जाए तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। कैसी है? यह भी रिड्यूसिंग शुगर है। यह नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसी शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा कि सुक्रोज कैसी शुगर है? ये नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग। समझ रहे हैं? इसका मतलब अब आ जाइए रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। तो रिड्यूसिंग शुगर की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि शुगर व्हिच कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट कर देगी? दैट इज अ क्यूप्रिक आयन इनटू क्यूप्रस आयन, into cuprous ion. This is cupric ion and this is cuprous ion. ठीक है, कंप्लीट हुआ? यस सर। ओके, नेक्स्ट आइए। अब माल्टोस को हमें देखना है कि माल्टोस कैसे बना है। माल्टोस किस किस से मिलकर बना है? जी, ग्लूकोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज से। ये जरा देखिए जरा। कौन सा ग्लूकोज है, जरा जल्दी से बताएं। अल्फा ग्लूकोज। तो दिस इज एन अल्फा ग्लूकोज है। एक ये भी अल्फा ग्लूकोज है। यस सर। यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्या चीज है? वाटर। वाटर। और जब दिखाई दे रहा है सब लोगों को यहां पर? यस या सर। नहीं? अगर वाटर दिखाई दे रहा है तो ये यहां से वाटर रिलीज हो गया। क्या रिलीज हो गया? वाटर रिलीज हो गया और ये वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ है। दिखाई दे रहा है ये बॉन्ड? और ये वाटर रिलीज हो गया। यस सर। इस बॉन्ड को हम कहते हैं, क्या कहलाएगा ये?
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन ये कौन सा कार्बन था? 1। ये कौन सा कार्बन था? 4। 4 तो मैंने कहा कि यहां से अगर देखा जाए तो ये तो वाटर रिलीज हो गया, तो ये बॉन्ड कहलाता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अल्फा। अल्फा ही था ना? अल्फा यस सर। या 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या कहलाएगा? 1,4 अल्फा अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अल्फा पहले आएगा। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखाई दे रहा है या नहीं? बताएं जल्दी से। यस सर। यस सर। ओके, रब कर दूं? यस सर। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का दूसरा नाम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी है, ठीक है ना? डाइसैकराइड हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए सुक्रोज पर, या एक काम ये करिए, पहले बनाइए लैक्टोज को। लैक्टोज किस किस से मिलकर बना है? ग्लूकोज और गैल यानी ये बना है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ठीक है? वही बनाना होगा। ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया और ये बना दिया। इसी तरह अगर देखा जाए अगर मैं इसको बनाऊं तो यहाँ पर H, यहाँ पर OH, याद है ये OH, ये H, दिस इज H, दिस इज OH, दिस इज OH, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज CH2OH। क्या बन गया ये? अल्फा ग्लूकोज। दैट इज एन अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है? और आपको यहां पर बनाना है आपको गैलेक्टोज। तो जल्दी से बताइए गैलेक्टोज में क्या चेंजेस आएगा? तो थर्ड और फोर्थ में ऊपर OH आएगा। थर्ड और फोर्थ में तो ये आ गया OH, ये आ गया H, ये आ गया H, दिस इज CH2OH। दिखाई दे रहा है या नहीं? यस सर। बताइए। यस सर। तो अच्छा, अगर यहाँ पर बीटा मैं इसको बीटा ग्लूकोज यूज करूं तो इसका Yes. मतलब ये OH किधर आ जाएगा? बताइए। यस सर। आ जाएगा। और जब ये आएगा तो ये आपका क्या चीज चला गया निकल के? क्या चला गया यहाँ से? वाटर। वाटर। और जब ये वाटर चला गया तो इसका मतलब हुआ कि इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा,
या नहीं बन जाएगा? यस सर। और जब ये बॉन्ड बना है तो इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज अ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या नहीं? यस सर। तो लैक्टोज में कौन सा बॉन्ड होगा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट आए जल्दी से। सर नेक्स्ट क्या कोचिंग आएगा? हाँ जी, क्या कह रही हैं? सर अभी थोड़ी देर में क्लास है कोचिंग में। अच्छा, ओके, तो फिर तो यहीं तक रखते हैं फिर आज हम लोग, ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके, अब अगले टर्न पर बता दीजिएगा कि वहां से स्टार्ट करना है हमको। लैक्टोज हो गया, तो वो बनाना है हमें सुक्रोज को। किसको बनाना है? सुक्रोज। सुक्रोज को बनाना है, ठीक है? चलिए, थैंक यू सर।